कानून तो लेकर आ गए थे। और आए दिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस मुल्क के अंदर हम किसी न किसी जगह से इस तरह की खबरें पढ़ते रहते हैं। लीजिए एक उदाहरण के तौर के ऊपर, इन निर्भया लाइक केस इन गुजरात, अ दलित वुमन रेप्ड एंड किल्ड इन अ शॉकिंग निर्भया लाइक केस हैज इमर्ज्ड इन नॉर्थ गुजरात। ये जनवरी 2020 का है, where a 19-year-old Dalit woman was allegedly kidnapped, gang raped and murdered before a body was hanged from a tree to make it look like a suicide. ये जनवरी 2020 का है। उत्तराखंड के कोट गांव के अंदर की एक घटना है। A group of upper caste men allegedly beat up a 21-year-old Dalit resident named Jitendra so badly that he died 9 years later. उसका गुनाह क्या था पता है? वो एक शादी के अंदर गया था और उस शादी के अंदर उच्च जाति के लोग जहां पर बैठे थे उसी कुर्सी के ऊपर वो बैठकर खाना खा रहा था। उसे इस तरह से पीटा गया कि वो लड़के की जान चली गई कि तू हमारे साथ बैठकर कैसा खा रहा है करके। ये घटना बीबीसी ने रिपोर्ट करी है, सारे अखबारों के अंदर, सारी टेलीविजन के अंदर आई है। अध्यक्ष महोदय, आज हम जिस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो यही बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि कितने करोड़ रुपए सोशल जस्टिस को दिए गए हैं, इंसाफ के नाम के ऊपर एससी एसटीज को कितना पैसा दिया गया है। मेरा यह कहना है कि अगर आप आज 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा कर दे और अगर हमारी मानसिकता और अगर हमारी सोच नहीं बदले तो मेरे हिसाब से वो 1 लाख करोड़ क्या 10 लाख करोड़ भी कोई मायने नहीं रखेंगे। अगर इस समाज के खिलाफ अगर हमारे देखने का नजरिया, उनकी तरफ हमारी जो देखने की नजरिया है वो अगर नहीं बदलेगा तो कोई पैसा मायने नहीं रखेगा। बजट के अंदर इस बात के फैसले लिए जाते हैं कि कितना पैसा आ रहा है। क्या ये हकीकत नहीं है कि दलित समाज का आज भी एक ऐसा वर्ग है जो पढ़ना चाहता है? अध्यक्ष महोदय, मेरे घर में जो काम करने वाली बाई है जिसे हम मौसी कहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर मौसी किसे कहते हैं? अपनी मां की बहन को मौसी कहते हैं। उसकी 2 बच्चियां हैं, एक 19 साल की है, एक 21 साल की है, पढ़ना चाहती है। मेरे घर में उसकी मां काम करती है, लेकिन आए दिन उसका पति इस बेरहमी के साथ उन बच्चियों को मारता है, उसकी पत्नी को मारता है। क्योंकि आज इस मुल्क की यह सच्चाई है कि एक तरफ आप उनके नाम के ऊपर हजारों करोड़ रुपए की स्कीम दे रहे हैं और दूसरी तरफ हर दलित बस्ती के अंदर एक शराब खाना खोला जाता है, देसी दारू की दुकान खोली जाती है। मैं यहां पर सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा, अगर सही मानों में आप बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, जिनकी वजह से आज ये चर्चा इस सदन के अंदर हम कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने यह भी कहा था कि शराब से, नशे से दूर रहो। अगर सही मानों में कोई फैसला करना है तो सरकार ने यह फैसला करना कि किसी भी दलित के मोहल्ले के अंदर, उसकी गली के अंदर कोई देसी दारू की दुकान नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, अभी मुसलमानों के बारे में कहा गया, इसी सदन के अंदर मेरे पार्टी के अध्यक्ष अवैसी साहब ने कहा था कि मुसलमानों को हज की सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए। हम भी इस बात की तायीद करते हैं कि नहीं मिलनी चाहिए, यह हमारा धार्मिक कार्य है, इसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने सरकार से यह अनुरोध किया था कि 700 करोड़ रुपया जो हर साल आप हज की सब्सिडी के नाम के ऊपर खर्च करते हैं, वो पैसे से आप मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल खोलिए। आपने जितना सुनना था उतना सुन लिया, आपने हज की सब्सिडी बंद कर दी, लेकिन एक भी मुसलमानों के लिए स्कूल नहीं खोला गया है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आज हमको दलित समाज की भलाई के बारे में, अध्यक्ष महोदय सिर्फ 1 मिनट, अध्यक्ष महोदय, अगर आज हमको दलित समाज की भलाई के बारे में यह करना है तो उनको एजुकेशन के अंदर प्रमोट करने की जरूरत है, डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप देने की जरूरत है। यह नहीं है कि इतना पैसा उन्हें दो, इतने में जितने बच्चे आएंगे, वैसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जितने बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उन सब के लिए डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप खोलिए, पढ़ना। अध्यक्ष महोदय सिर्फ 30 सेकंड। अध्यक्ष महोदय, ये इतनी आसान बात नहीं है, यह ऐसा वायरस नहीं है कि कोई मंत्री रोड के ऊपर खड़े रहेगा और ये कहेगा गो कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना गो, और ये कोरोना चले जाएगा। पूरी दुनिया इससे परेशान है। अगर दलितों को सही मानों में अगर हमें इंसाफ दिलाना है तो एक बहुत ईमानदार कोशिश की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि सरकार ये ईमानदार कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज।